हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का पीवाईक्यू क्लास 4 शुरू कर देंगे। ऑलरेडी हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि साहित्य अकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बैंगलोर और डी नई दिल्ली। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी नई दिल्ली। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स इस पे जो लिखा हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, जो कि आप अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कुछ सेम क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप एग्जामिनेशन में, सेम तो नहीं पूछता है लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर पूछे तो आपको इसमें भिड़ सकता है। क्या दिया हुआ है कि साहित्य अकेडमी का मुख्यालय नई दिल्ली के रविंद्र भवन में है। यह भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। इसका कार्यालय रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। रविंद्र भवन दिल्ली संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला अकेडमी का मुख्यालय भी है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाले लेखकों को एक तांबे की पट्टिका और 1 लाख रुपये की नकद राशि दी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वालों को क्या दिया जाता है, तो एक तांबे की पट्टिका और 1 लाख रुपये का नगद राशि। अगर पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुई तो ये आपको दिया हुआ है 12 मार्च 1954 को। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पे है तो दिल्ली में कहाँ पे, तो आपको रविंद्र भवन में। ये सब पॉइंट्स इसके लिए था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ए कर्नाटक गोवा, बी कर्नाटक आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक तेलंगाना और डी कर्नाटक तमिलनाडु। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा डी कर्नाटक और तमिलनाडु। अब कुछ एक्सप्लेनेशन है। मैं कोशिश किया हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेन ना करने की, जो काम का चीज़ है वो बताने की कोशिश किया हूँ। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। यह भारत का सबसे पुराना जल विवाद है। इस विवाद की जड़ें 1892 और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच हुए 2 समझौते में है। कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह नदी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया था। कब किया था? तो साल 2018 में। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा? ए फ्लैम, बी कार्क, सी आरबीसी और डी प्लेटलेट्स। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कार्क। रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा? तो अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया हुआ है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में, कब? 1665 में माइक्रोस्कोप से कार्क का एक टुकड़ा देखते समय कोशिका की खोज की थी। उन्होंने अपने अवलोकन में छोटे बॉक्स जैसी गुहाओं की कोशिका कहा। उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में अपने विस्तृत अवलोकन को एक छोटी सी अनदेखी दुनिया की खोज के रूप में वर्णित किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? किस राज्य के शासक के निर्वासन को? ए पंजाब, बी मराठा भूमि, सी अवध और डी बंगाल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अवध। क्या हो जाएगा? सी अवध। आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है। अवध राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया। अवध ब्रिटिश ऐतिहासिक ग्रंथों में अवध या अवध के रूप में जाना जाता है। अवध उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। अवध की पारंपरिक राजधानी लखनऊ थी, जो ब्रिटिश रेजिमेंट का स्टेशन भी था, जो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है थुम्बा। किसके बारे में बात हो रही है? थुम्बा को डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल के रूप में जाना गया था। क्या दिया हुआ है? भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट्स, बी भूचुंबकीय जेट्स, सी है विद्युत मैग्नाजेट्स और डी मैग्नाजेट्स। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए भूमध्य रेखीय इलेक्ट्रोजेट्स। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि थुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल इसलिए चुना गया है क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा
के बहुत करीब है। तुम्बा इलेक्टोरियल क्या दिया हुआ है, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन TERLS की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने की थी। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि ये डिग्री के नाम दिया हुआ है 8 डिग्री। यहाँ पे देखिए इसमें से दो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, इसमें 8 डिग्री 32 फीट और 34 इंच, या फिर 8 डिग्री 32 मिनट 34 सेकेंड, इस तरह से भी हो सकता है। उसके बाद दिया हुआ है ये पूर्व पर थुम्बा का स्थान निम्न ऊंचाई ऊपरी वायुमंडल और आयन मंडल अध्ययन के लिए आदर्श है। थुम्बा कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है। ये था आपको 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स। फिर हर 5 क्वेश्चन के बाद मैंने उसका आंसर नीचे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि 1 का D, 2 का D, 3 का B, 4 का C, 5 का A, ताकि आपको जब रिवीजन करेंगे आप तो उसमें आपको ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े और उसका आंसर आप आसानी से देख सकें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी 3 क्लास का 1, 2 और 3 तीनों क्लास का आपको इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसका भी PDF कुछ एडिट कर देख लेंगे, कुछ एडिट करना होगा तो एडिट करने के बाद रात में डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक बाघ अभ्यारण्य है? इनमें से कौन सा एक बाघ अभ्यारण्य है वो बताना है। A ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, B गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, C जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और D केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा C जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब पॉइंट्स में क्या दिया हुआ है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ अभ्यारण्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और 1936 में लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में है। भारत में कई और बाघ अभ्यारण्य है, जैसे देखिए यहाँ पे नाम लिखा हूँ मैंने, और कई बहुत सारे बाघ अभ्यारण्य है। जो कि पहला है मेलघाट बाघ अभ्यारण्य, कहाँ पे है तो महाराष्ट्र का अरावती जिले में। उसके बाद दिया हुआ है नागा अर्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है तो आंध्र प्रदेश में। कान्हा टाइगर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। पन्ना टाइगर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। पेंच टाइगर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। नामेरी टाइगर अभ्यारण्य असम में और दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा प्लामू टाइगर रिजर्व जो है आपको एकमात्र झारखंड का बाघ टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्नलिखित कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बहती है? क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बहती है? A कुन्नुन स्वान, B पूर्वी घाट, C अरकान योमा और D हिमालय। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी अरकान योमा। अगर आपको इसमें से कुछ चेंजेस चाहिए फ्रेंड्स तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं फास्ट बताता हूँ या स्लो बताता हूँ या फिर एक्सप्लेनेशन कम करता हूँ ज़्यादा करता हूँ। इस तरह से कुछ भी आपको सजेशन अगर हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो से आपकी राय को रखूँ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी अरकान योमा। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये दिया हुआ है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ANN यानी अंडमान एंड निकोबार को मुख्य भूमि बर्मा के अराकान योमा श्रृंखला से संबंधित एक जलमग्न पर्वत श्रृंखला के आकस्मिक चोटियों के रूप में जाना जाता है। अराकान योमा म्यांमार में अवस्थित हिमालय का विस्तार है। अराकान पर्वत को रखाइन पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, यह रखाइन प्रांत के तट और मध्य म्यांमार बेसिन के बीच पश्चिमी म्यांमार में एक श्रृंखला है जिसमें इरावदी नदी बहती है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 तक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? A ब्राज़ील, B कोलंबिया, C अर्जेंटीना और D बोलिविया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा A ब्राज़ील। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया हुआ है। ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जो 85,15,767 किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है
और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। जबकि सूरीनाम, किसके बारे में बात हो रही है? जबकि सूरीनाम अमेरिका का सबसे छोटा देश है। सूरीनाम जो है अमेरिका का सबसे छोटा देश है, जो 1,63,820 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट मिशन, किसके बारे में बात हो रही है? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ए 1942, बी 1944, सी 1946 और डी 1945। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1946, सी 1946। अब पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्ति के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, आस्की, ASCII, आस्की को बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णों के संख्याओं के रूप में दर्शाने वाला एक कोड है। इसकी पूर्ण रूप क्या है? आस्की का पूर्ण रूप क्या है वो बताना है। ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, बी है अमेरिकन सिक्योर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी है ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया सिक्योर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है, इसमें से आपको आस्की कोड जो होता है वो इसमें से इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, देखिए हर 5 प्रश्न के बाद 6 से 10 के लिए फिर से मैंने उत्तर शो कर दिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता डैश पर की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर की थी? ए कराची, बी बेलगाम, सी कानपुर और डी मद्रास। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बेलगाम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी बेलगाम। अगला प्रश्न है कि 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। 19वीं शताब्दी के अंत से और विशेष रूप से 1920 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बन गई। उसके बाद दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी। उसके बाद दिया हुआ है कि इसकी स्थापना A.O. ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ने की थी। यह था इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मानव बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो आपको बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? ए रेबिस, बी चिकन पॉक्स, सी चेचक, डी क्षय रोग। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी क्षय रोग। क्या हो जाएगा? डी क्षय रोग। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि क्षय रोग माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है। यह गुर्दे, रीढ़ और मस्तिष्क पर हमला कर सकता है। उसके बाद यह तपेदिक के कारण बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से फैलता है। उसके बाद दिया हुआ है कि बैसिल कॉलमेट गुरियन BCG एक वैक्सीन है। क्या है? BCG का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बैसिन कॉलमेट गुएरिन। BCG का फुल फॉर्म हो गया एक वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल तपेदिक TB बीमारी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि नींबू के रस का pH कितना होता है? कितना होता है नींबू के रस का pH कितना होता है? ए लगभग 9, बी लगभग 2, सी लगभग 6 और डी लगभग 11। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लगभग 2। अब देखिए इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया हुआ है कि नींबू बेहद अम्लीय
है और 7 से कम पीएच वाले किसी भी रसायन को अम्लीय माना जाता है। 7 से कम पीएच वाले को अम्लीय माना जाता है। नींबू के रस का पीएच लगभग 2.2 होता है, लगभग 2.2। अगर 2 रहे तो भी सही है, 2.2 रहेगा तो भी सही है। उसके बाद दिया हुआ है पीएच के पैमाने की सीमा 0 से 14 होता है। पीएच अगर 7 से ज़्यादा है, कम है, तो विलयन अम्लीय होता है। पीएच जो है 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारकीय होता है, और पीएच 7 का इक्वल होता है तो विलयन उदासीन होता है। ये था आपको इसके पॉइंट्स। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का अध्ययन है, किसका अध्ययन है? ए कोशिकाओं, बी क्लोरोप्लास्ट, सी उत्तकों और डी जीन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए कोशिकाओं। क्या हो जाएगा? ए कोशिकाओं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया हुआ है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित है साइटोलॉजी कहलाती है। रक्तवाहिका प्रणाली के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। रक्तवाहिका प्रणाली के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। बालों के अध्ययन को ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और भावनाओं सहित मस्तिष्क के मानसिक संकायों के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सहायक स्मृतियां का हिस्सा नहीं है? ए प्रॉम, बी फ्लॉपी, सी सीडी रोम और डी चुंबकीय टेप। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज कमेंट करेंगे। तो सहायक स्मृतियां कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रॉम। क्या हो जाएगा? ए प्रॉम जो है कंप्यूटर सिस्टम का सहायक स्मृतियां का हिस्सा नहीं है। देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सहायक स्मृतियां का हिस्सा नहीं है। प्रॉम यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद दिया हुआ है सहायक मेमोरी का उदाहरण चुंबकीय टेप, फ्लॉपी, सीडी रोम, चुंबकीय डिस्क। ये सब क्या है? सहायक मेमोरी के उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर राशि है? निम्न में से कौन सा स्केलर राशि है वो बताना है। ए संवेग, बी बल, सी आयतन और डी वजन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आयतन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी आयतन। इसमें कुछ पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि जिन भौतिक राशियों में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती उन्हें अदिश राशियां या अदिश राशि कहा जाता है। एक अदिश राशि की उचित का इकाई के साथ एक एकल संस्था द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है। उदाहरण जैसे द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, समय, तापमान और विद्युत धारा इत्यादि है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि 49वीं समानांतर रेखा। क्या दिया हुआ है? 49वीं समानांतर रेखा डैश के बीच सीमा रेखा है। 49वीं सीमा रेखा जो है 49वीं समांतर रेखा वो किसके बीच है? सीमा रेखा है। ए भारत पाकिस्तान, बी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस और जर्मनी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया हुआ है कि 49वां समुद्र रेखा संयुक्त राज्य और अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा है। कुछ और सीमाएं रेखाएं जो उनके बीच के देश के हैं, उनके बीच के देश हैं, जैसे रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। उसके बाद मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। फिर है डुरंड लाइन, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। उसके बाद दिया हुआ है हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। पाइथन के बारे में पूछ रहे हैं। पाइथन क्या है? पाइथन के बारे में बताना है क्या है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब ब्राउजर, मेलवेयर और डी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यह एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड भाषा है
यह सीखने से आसान और कुशल है। यह सीखने में आसान और कुशल है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि सेब से संबंधित रोग को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके कौन से रूप में जाना जाता है? ए रेड रस्ट रोग, बी टिक्का रोग, सी ग्रीन ईयर रोग और डी फायर ब्लाइट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। सेब के संबंधित रोग को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो फायर ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है जो कि क्या दिया हुआ है, सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। यह एक आम और बहुत विनाशकारी जीवाणु रोग है। यह जो सेब और नाशपाती में दिखाई देता है। यह जीवाणु इरविनिया अमाइलोविरा के कारण होता है। यह रोग फूल, फल, टहनियों, शाखाओं और पूरे सेब के पेड़ों को नष्ट कर देता है। यह रोग वसंत ऋतु में क्या बोल रहा है? यह रोग वसंत ऋतु में प्रकट होता है जब तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का क्या अर्थ है? सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का क्या अर्थ है, यानी उसका फुल फॉर्म क्या है वो बताना है। ए नॉमिनल इंटरनल यूनिट, बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, सी नेशनल इंफॉर्मेशन यूजेज और डी नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। सही उत्तर हो जाएगा बी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए हर 5 क्वेश्चन के बाद मैंने यहाँ जिस तरह से मेंशन किया है आंसर, जिस तरह से दिया हुआ है सही उसी तरह से सभी में दिया हुआ है। हर 5 क्वेश्चन के बाद उसका आंसर दे दिया गया है। अगला प्रश्न है 121 नंबर में, सॉरी 21 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गैर बारहमासी नदी है? निम्न में से कौन सी नदी गैर बारहमासी नदी है? ए कृष्णा, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र और डी सिंधु। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए कृष्णा। क्या हो जाएगा? ए कृष्णा। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि गैर बारहमासी नदियाँ वे नदियाँ हैं जिसमें पानी का प्रवाह मौसमी होता है, ना कि पूरे वर्ष। यानी कि बारहमासी का मतलब यही होगा कि आप पूरे वर्ष इसका जो है प्रवाह नहीं होता है, सिर्फ मौसमी होता है। जैसे ठंडा में गर्मी, जैसे अलग अलग मौसम में से कुछ बहुत सारे फल्स होते हैं, कुछ ठंडा में होते हैं, कुछ गर्मी में होते हैं, कुछ बरसात में होते हैं, उसी तरह से ये जो है पूरे वर्ष नहीं होते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इन नदियों को जल चक्र के माध्यम से वर्षा ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष के दौरान पानी प्राप्त नहीं होता, यानी कि सिर्फ वर्षा ऋतु में पानी प्राप्त होता है। इन नदियों के उदाहरण गोदावरी, कृष्णा आदि है। ये नदियाँ हिमालय नदियों की तरह हिमनद क्षेत्रों से नहीं निकलती है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, बारहमासी नदियों के बारे में बताया गया है। पहले हम लोग पढ़ रहे थे अभी गैर बारहमासी, ये आपको बारहमासी नदी के बारे में बताया गया है। बारहमासी नदियाँ वे नदियाँ हैं जो पूरे वर्ष निरंतर बहती रहती है, पूरा साल में जो है हर वक्त बहती रहती है। उसमें उदाहरण है गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि बारहमासी नदियों के उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि भारत का संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है भारत का किस तिथि को मनाया जाता है वो बताना है। ए 26 जनवरी, बी 26 नवंबर, सी 15 अगस्त और डी 14 अप्रैल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा बी 26 नवंबर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी 26 नवंबर। क्योंकि इसमें देखिए आपको मालूम ही होगा कि 26 जनवरी को सभी को मालूम है कि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसके बाद आपको 15 अगस्त को भी मालूम है क्या मनाते हैं हम लोग? स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को सभी को नहीं मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो उसी हिसाब से अगर तीनों को अगर आपको मालूम है तो इसका आप ऑटोमेटिकली आंसर चूज करके छाट सकते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है। देखिए कि भारत का संविधान 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून के दिवस के रूप में भी जाना जाता है। भारत में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद दिया हुआ है कि भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015, डेट याद रखिएगा, को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। संविधान दिवस के रूप में कब घोषित किया गया है? तो आपको 19 नवंबर 2015 को किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग के उदाहरण है? क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? ए जूट, बी कंप्यूटर चिप, सी चीनी और डी चाय। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी
कंप्यूटर चिप। क्या हो जाएगा? बी कंप्यूटर चिप। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। हीरे, कंप्यूटर चिप्स और मोबाइल, ये जो क्या आते हैं, ये मोबाइल निर्माण फुटलूस उद्योग के कुछ उदाहरण हैं। ये आमतौर पर गैर प्रदूषणकारी उद्योग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। 4-5 प्रश्न और दिया हुआ है फ्रेंड्स, लगभग 30 प्रश्न आपको इसमें मिलेगा। सबसे सफल सहकारी कृषि किस देश में है? क्या बोला? सबसे सफल सहकारी कृषि किस देश में है? ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी डेनमार्क और डी स्वीडन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी डेनमार्क। क्या हो जाएगा? सी डेनमार्क। इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि डेनमार्क में शाकाहारी खेती सबसे सफल रही है। डेनमार्क में शाकाहारी खेती सबसे सफल रही है। डेनमार्क में शाकाहारी कृषि का सफल प्रयोग किया जाता है। डेनमार्क में हर किसान शाकाहारी कृषि के सदस्य है। शाकाहारी कृषि में किसान अपने संसाधनों को एकत्रित करके एक शाकाहारी समिति बनाते हैं। इस प्रणाली में हर किसान अपनी ज़मीन का मालिक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्या दिया हुआ है? सांची स्तूप किसके बारे में बात हो रही है? सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया बताना है। ए 1988, बी 1989, सी 1990 और डी 1987। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको हो जाएगा बी 1989। क्या हो जाएगा? बी 1989। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के साक्षी कस्बे में एक पहाड़ी की चोटी पर सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यह मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 को हुई यूनेस्को की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा, 16 नवंबर 1945 को। देखिए यहाँ पे फिर मैंने आंसर मेंशन किया है हर 5 क्वेश्चन के बाद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। 5 क्वेश्चन से बचा हुआ है। चिश्ती सिलसिला एक प्रमुख शिक्षक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ए पानीपत, बी जालंधर, सी पटना और डी अजमेर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, हो जाएगा डी अजमेर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी अजमेर। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती का सूफी कब्र है। यह अजमेर में स्थित जिसमें चिश्ती का कब्र है। चिश्ती एक करिश्माई और दयालु आध्यात्मिक उपदेशक और शिक्षक थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। रूहर क्षेत्र किसके बारे में बात हो रहा है? रूहर क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, कौन सा है वो बताना है। ए जर्मनी, बी डेनमार्क, सी हंगरी और डी फ्रांस। रूहर क्षेत्र का सबसे औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है वो बताना है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ए जर्मनी। क्या हो जाएगा? ए जर्मनी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि रूहर क्षेत्र जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। रूहर को रूहर क्षेत्र, रूहर जिला, रूहर क्षेत्र या रूहर घाटी के रूप में भी जाना जाता है। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में एक पॉलीसेंट्रिक शहरी क्षेत्र है। रूहर क्षेत्र में कोई प्रशासनिक केंद्र नहीं है। क्षेत्र के प्रत्येक शहर का अपना प्रशासन होता है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है और इसका मुद्रा क्या होता है? तो यूरो होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन है? पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? ए रोहिणी, बी मंगलयान, सी आर्यभट्ट और डी एप्पल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी एप्पल। क्या हो जाएगा? डी एप्पल। देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे। क्या भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल था। इसे 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कैरू से एरियन 1 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद दिया हुआ है एप्पल का फुल फॉर्म जो होता है, क्या होता है? एरियन पैसेंजर पेलॉड एक्सपेरिमेंट। यह भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह था। अगला प्रश्न है, इसके बाद एक और प्रश्न है सिर्फ। बंगाल में अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन, बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन
किसके द्वारा किया गया था वो बताना है। ए जे.एम. सेनगुप्ता, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी महात्मा गांधी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा ए जे.एम. सेनगुप्ता। कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि जतिंद्र, उसका नाम क्या होता है पूरा, जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता। जतिंद्र मोहन सेनगुप्ता के बारे में है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने कई बार गिरफ्तार किया था। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने सोदेपुर खादी प्रतिष्ठान को सत्याग्रह शिविर के रूप में घोषित किया था। 1933 में रांची, भारत में स्थित एक जेल में उनकी मृत्यु हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, क्या दिया हुआ है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को की थी। इसका गठन नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कुछ बहुत से अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि सविनय अवज्ञा की शुरुआत कब हुई थी, 12 मार्च 1930 में। ये पॉइंट याद करने की चीज़ है। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1933 में हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, रांची में। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है कि टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग होता है। ए अवरक्त, बी पराबैंगनी, सी दृश्य और डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए अवरक्त। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए अवरक्त। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया हुआ है कि टेलीविज़न रिमोट से डिवाइस तक सिग्नल ले जाने के लिए इंफ्रारेड IR लाइट का इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड लाइट विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR का एक प्रकार है। इसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकार की तुलना में ज़्यादा लंबी होती है। अवरक्त विकिरण का उपयोग टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। उसके बाद दिया हुआ है अवरक्त विकिरण विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का वह भाग जो लंबी तरंगदैर्घ्य या लाल दृश्य प्रकाश सीमा के अंत से माइक्रोवेव रेंज तक फैला हुआ है। इसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है सभी का आखिर में। अगर आपको इसको PDF चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ऑलरेडी पिछले 3 क्लास का PDF डाल दिया गया है। इसका भी जो है अगर कुछ एडिट करना होगा तो एडिट करके रात तक डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।